हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का हीरो नेटवर्क में स्वागत है। तो आज की वीडियो में अब से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बेन 10 5 ईयर लेटर हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज में हम लोग बेन 10 5 ईयर्स लेटर फैनमेड कॉमिक्स को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को यह पसंद आएगा और आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू रॉब ओप्रिला ए कुरो द आर्टिस्ट, फाउंडर ऑफ द इंटैंग LLC. All right of this content or images used in this video goes to Rob Obrilla and the Inktank LLC. तो guys, इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। Wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. डैनी फेंटन एक 20 साल का लड़का जो कि अमेठी पार्क में अपने दो घोस्ट हंटिंग पेरेंट्स के साथ रहता था। जब वो 14 साल का था तो एक एक्सीडेंट ने उसे उसकी घोस्ट पावर्स दी और उन्हीं घोस्ट पावर के साथ मिलके उसने अपने पेरेंट्स की हेल्प की पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो उसकी सिस्टर कॉलेज चली गई, उसका बेस्ट फ्रेंड टगर शहर का यंगेस्ट मेयर बन चुका था और उसकी फियांसे सैम वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करती थी पीस रैलीज को होस्ट करने के लिए। उन सबको गुड बाय बोलना डैनी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन सिंपल लाइफ उसके लिए ज़्यादा मुश्किल थी। और फिर इस दौरान उसने अपने डैड की हेल्प की उनके प्रोजेक्ट्स में, फेंटन वर्क्स में, और वो दोनों अभी तक के अपने ग्रेटेस्ट इन्वेंशन पे काम कर रहे थे जो कि था द घोस्ट पोर्टल। और इसे वो लोग यूज़ करते थे खुद के जोन से घोस्ट जोन में ट्रैवल करने के लिए। और यही वो चीज़ थी जिसने डैनी को पहली बार उसकी पावर्स दी। जब से डैनी के प्लैनेट को एक एस्ट्रॉयड ने स्ट्रक किया तब से शहर के हर ऑफिसर को फेंटन टेक से आर्म कर दिया गया ताकि वो सब किसी भी थ्रेट के आने से पहले ही उसे हैंडल कर सके। और डैनी के डैड के लिए घोस्ट हंटिंग अब आउटडेटेड हो चुका था और अब वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो कि था क्रॉस डायमेंशनल ट्रैवल। उन्हें लगता था अगर हम घोस्ट जोन में ट्रैवल कर सकते हैं तो बाकी सारे डायमेंशंस में क्यों नहीं। लेकिन टाइम के साथ उनका ये जुनून खत्म हो गया और उन्होंने गिव अप कर दिया। और फिर वो पहले जैसे नहीं रहे। डैनी अपने डैड को इस तरह से नहीं देखना चाहता था और फिर उसने उनके सारे नोट्स पढ़ना शुरू किए और उस मशीन पे भी काम करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम बाद डैनी को ये लगा कि अभी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अपने डैड को बताने से पहले उसने सोचा कि वो पहले इस मशीन को खुद ट्राई करे, क्योंकि वो अपने डैड को और ज़्यादा निराश नहीं करना चाहता था। और फिर वो घोस्ट पोर्टल मशीन को चालू करता है और पहुंच जाता है नल वॉइड में। वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी और उसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है। तो अब उसे वहाँ से एक टावर दिखता है जो कि एक्चुअली रूटर्स का डेड बेस होता है। वो वहाँ गया और उसने सोचा कि कुछ काम का मिल जाए, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही मिल जाता है। और वो देखता है कि सामने बेन और रुक खड़े हैं। बेन और रुक को लगता है कि डैनी रूटर्स के साथ है और तभी बेन अपने ओमनीट्रिक्स का डायल घुमाता है और ट्रांसफॉर्म होता है स्वॉर्म फायर में और उस पर अटैक करने लग जाता है। डैनी को समझ नहीं आ रहा होता क्यों ये नीली बिल्ली और ये जलता हुआ पेड़ उस पर अटैक कर रहा है। डैनी ने बहुत दिनों से अपनी पावर्स का यूज नहीं किया और वो उसे यूज करने में थोड़ा घबराता है। लेकिन कुछ टाइम बाद डैनी स्वॉर्म फायर को धोखा देने के लिए एक टूल बॉक्स ऊपर फेंकता है और स्वॉर्म फायर उसे ब्लास्ट कर देता है। और तभी डैनी वहां से निकलता है और जंप करता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्वॉर्म फायर का सर उड़ा देता है और बोलता है अब है शो टाइम। और फिर डैनी अपने घोस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं और डैनी किसी तरह के क्रिस्टल से स्वॉर्म फायर के हाथ को फ्रीज कर देता है, लेकिन स्वॉर्म फायर अपने हाथों से स्पाइक्स निकाल के उसे तोड़ देता है और फिर से डैनी पे अटैक करने लग जाता है। और डैनी एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है और स्वॉर्म फायर पे अटैक भी। उसके बाद स्वॉर्म फायर अपनी प्लांट जनरेशन पावर की मदद से डैनी को कैद करने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। एंड देन रुक अपने प्रोटोटूल की मदद से डैनी को बांध देता है और फिर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है एंड प्रोबेबली डैनी को बहुत दर्द होता है। फिर स्वॉर्म फायर बोलता है नाइस शॉट रुक, आइस पावर्स ये शायद किसी तरह का बिग चिल है। फिर रुक बोलता है मैंने शायद इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, मैंने एक एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी को डिटेक्ट किया जब वो तुम पे अटैक कर रहा था। फिर स्वॉर्म फायर बोलता है क्या ये किसी तरह का एलियन हाइब्रिड है। रुक बोलता है शायद सर्वेंटिस किसी तरह बच गया होगा और नए बच्चों के ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। फिर स्वॉर्म फायर बोलता है पर ये उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। डैनी वहाँ से बच निकलने की पूरी कोशिश करता है और शायद बच भी जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पीछे से एक पत्थर आ रहा है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाता है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे कुछ टेंटिकल्स हैं जो कि एक्चुअली घोस्ट फ्रीक के टेंटिकल्स होते हैं। फिर डैनी सोचता है क्या ये वही है जिससे मैं अभी लड़ रहा था।
अगले सीन में हम देखते हैं कि घोस्ट फ्रीक ने अपने टेंटिकल से डैनी को पकड़ लिया और डैनी वहां से निकलने की कोशिश करता है बट वो नहीं निकल पाता। एंड देन घोस्ट फ्रीक बोलता है तब तो शायद ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और वो बहुत सारे पत्थरों को हवा में लेविटेट कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। और फिर डैनी बोलता है शायद ये मुझे चुभने वाला है। फिर डैनी इनहेल करता है और बहुत जोर से आवाज निकालता है और घोस्ट फ्रीक किसी पत्थर पे जाके टकरा जाता है और बोलता है बहुत अच्छे, क्या तुम मेरा वाला देखना चाहोगे। फिर वह ट्रांसफॉर्म होता है घोस्ट फ्रीक से एको एको में एंड एज यूजुअल एको एको स्प्लिट करने लगता है। एंड फिर एको एको बोलता है, मतलब चिल्लाता है एको स्ट्रॉन्ग, बट उससे डैनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एको एको के चिल्लाने से आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एंड फिर वह अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और रुक से पूछता है क्या इसने काम किया। रुक बोलता है शायद नहीं, मुझे लगता है तुमने नल वॉइड के किसी वासी को जगा दिया है। फिर बेन बोलता है सच में, कौन सा। एंड हम देखते हैं कि पीछे एक वेबैट खड़ा है। फिर वो वेबैट खड़ा होता है और बेन उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि वेबैट उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है। एंड देन बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जेट्रे फिर रुक से बोलता है रुक, तुम उस घोस्ट बॉय को खोजो और मैं इस वेबैट से निपटता हूँ। रुक अपने प्रोटोटूल की मदद से डैनी को खोज लेता है और फिर उसके पास जाता है एंड बोलता है हे तुम वहीं पर रुक जाओ। रुक डैनी की तरफ जाता है और कहता है सर मैं आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन डैनी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और उस वेबैट की तरफ देख के बोलता है ये बहुत बड़ा है। रुक बोलता है म्यूटेंट टकोस्टार, हमारी दुनिया इन्हीं के मदद से इन्वेड की गई थी और फिर हम लोगों ने इसे नल वॉइड में भेज दिया। फिर डैनी बोलता है इसका मतलब ये बैड न्यूज है, समझ गया। और फिर डैनी चला जाता है वेबैट के पास उससे लड़ने के लिए। जेट्रे रुक से पूछता है रुक तुम्हारी साइड पे सब कैसा चल रहा है। रुक कहता है वो घोस्ट बॉय उस वेबैट को हराने के लिए आगे बढ़ रहा है। जेट्रे बोलता है क्या सच में। फिर बेन जेट्रे से नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर डैनी से पूछता है डूड तुम्हारा मकसद क्या है। फिर डैनी बोलता है देखो मैं यहाँ गलती से आया और मैं अब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम दोनों मिलकर इसे हरा सकते हैं। फिर बेन बोलता है वेल अगर तुम सीरियस हो तो उसके सर पे जो विन है तुम उस पे अटैक करो, वो उनका ब्लाइंड स्पॉट है। फिर डैनी उससे पूछता है क्या उससे उन्हें दर्द होता है। तो फिर बेन बोलता है हेल की तरह। फिर डैनी बोलता है तब तो इसमें मजा आएगा। एंड बेन बोलता है हाँ बस मेरे रास्ते में मत आना। फिर डैनी बोलता है बहुत ईगो है तुम में। फिर सीन शिफ्ट होता है वेबैट की तरफ और वो हमें दिखता है अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल हवा में फायर करते हुए। फिर वो वेबैट अपने एनर्जी ब्लास्ट को बेन और डैनी की तरफ फायर करता है और तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फीडबैक में और उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्व करने लगता है। फीडबैक बोलता है यहाँ पे एब्जॉर्व करने के लिए बहुत सारी एनर्जी है और अब मैं इसे ऊपर इजेक्ट करने वाला हूँ, पीछे हट जाओ। बेन वो सारी एब्जॉर्व हुई एनर्जी को हवा में इजेक्ट करता है और डैनी बोलता है मेरे पास एक बेहतर आइडिया है और वो ऊपर जाता है और एक फोर्स फील्ड बना के उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है वेबैट की तरफ। एंड बूम वो सीधे जाके लगती है वेबैट की आंख में और वेबैट बहुत जोर से चिल्लाता है। फीडबैक बोलता है ओके इसने काम किया और फिर वो डैनी से पूछता है कुछ और सरप्राइजेस हैं तुम्हारे पास। डैनी बोलता है मुझे नहीं पता, क्या मुझे ये फिर से करना है। फीडबैक बोलता है शान से। फिर फीडबैक और डैनी दोनों अपने एनर्जी ब्लास्ट को वेबैट की तरफ इजेक्ट करते हैं एंड वो एनर्जी ब्लास्ट वेबैट का एक आर्म फिन तोड़ देती है। वेबैट डैनी पर अटैक करता है और डैनी वेबैट पे और तभी फीडबैक ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्मड्रिलो में और एक अर्थक्वेक बनाता है और डैनी अपने सोनिक स्क्रीम से वेबैट की तरफ एम करता है और वेबैट सीधा जाके गिरता है अपने उसी टूटे हुए आर्म फिन में एंड वो वहीं मर जाता है। आर्मड्रिलो बोलता है थैंक्स तुम्हारी मदद के लिए एंड सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया पहले। डैनी बोलता है उसको मेंशन मत करो। और फिर बेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है डूड तुम ठीक तो हो ना, अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। डैनी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने आज से पहले कभी अपने पावर्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैं सच में इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। बेन बोलता है हाँ ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत परेशान करती हैं लेकिन तुमने बहुत अच्छा लड़ा। फिर डैनी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है डैनी फैंटम एंड तुम। बेन बोलता है वेट तुम मुझे नहीं जानते। फिर डैनी बोलता है वैसे मैं भी तुमसे यही चीज़ पूछने वाला था। बेन बोलता है डूड ये सब क्या हो रहा है। डैनी बोलता है मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हर कंट्री के कैपिटल में मेरा एक जाइंट स्टैचू है अर्थ को होल्ड करे हुए। बेन बोलता है साबित करो इसे। फिर डैनी अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने पॉकेट से एक पर्स निकालता है जिसमें एक फोटो होता है और उस फोटो में डैनी का स्टैचू रहता है।
रुक उस फोटो को स्कैन कर रहा होता है और कहता है सॉरी बट मुझे लग रहा है कि ये फोटो नकली है। मैंने स्कैन किया और मुझे पता चला कि ऐसे कोई भी ब्लूप्रिंट, साइटिंग्स या हिस्टोरिकल आर्काइविस्ट नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारा भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। फिर बेन बोलता है समझाओ मुझे। फिर डैनी उन्हें सब कुछ बता देता है और रुक कहता है दैट्स अ नाइस टेल। फिर डैनी नल वॉइड की तरफ देख के बोलता है सो ये है नल वॉइड। बेन बोलता है ये जगह इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल्स को रखने के लिए यूज़ की जाती है, ये एक तरह का जेल है लेकिन ये ऑसम है। फिर डैनी बोलता है तो क्या ये तुम्हारा डायमेंशन नहीं है? बेन बोलता है नहीं, मैं और रुक अर्थ से हैं। डैनी बोलता है तो क्या ये तुम्हारी पृथ्वी नहीं है? बेन बोलता है वो बड़ी सी मेटल जैसी फ्लोटिंग चीज़ जहाँ पे तुमने अपनी शिप पाकी थी, याद है? वो एक ईवल लेयर की थी और कुछ साल पहले हमने उसे उससे छीन लिया था। बेन बोलता है तुम जब वहाँ घुसे तो वहाँ प्लम्बर्स का अलार्म बजने लगा और फिर उन्होंने हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। तो डैनी बोलता है प्लम्बर्स? फिर बेन बोलता है हाँ, इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स। फिर डैनी बोलता है कि तो ये क्रॉस डायमेंशनल वाली चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल है ना? तो बेन बोलता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है दोस्त। बेन डैनी को बोलता है तो तुम आधे घोस्ट हो राइट? मतलब कुछ ऐसा है क्या कि तुम आधे मरे हुए हो? फिर डैनी उससे पूछता है ये क्या है? तो बेन बोलता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली वो लोग ओमनिट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर रुक मैजिस्टर टेनिसन को कॉल करता है और कहता है यहाँ पे सिचुएशंस और ख़राब होते जा रहे हैं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं ग्वेन, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। फिर वो लोग डैनी को प्लम्बर हेडक्वार्टर पे ले जाते हैं और ट्राई करते हैं उसे जल्दी से उसके घर भेजने की। वैसे मास्टर ब्लास्टर एक अच्छा नाम है उसकी टीम के लिए, ऐसा डैनी सोचता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डैनी के डायमेंशन को और वहाँ पे विलाद स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और कहता है आई एम होम। तो बेन डैनी को अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं हूँ बेन टेनिसन और फेमसली लोग मुझे बेन 10 के नाम से जानते हैं। ये है मेरा पार्टनर मैजिस्टर रुक ब्लॉन्को, ये एलियन है। जब मैं 10 साल का था तो मुझे ओमनिट्रिक्स मिला और उसने मुझे पावर्स दी 10 अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की। पहले तो मैंने बहुत सारे एलियंस अनलॉक किए लेकिन अब मेरे पास मास्टर कंट्रोल है और अब उन्हें गिनना भी बहुत मुश्किल है। मैं और रुक ग्रैंडपा मैक्स के साथ और प्लम्बर्स के साथ काम करते हैं और हम सब गैलेक्सी के सारे इवल एलियन से लड़ते हैं। ये है मेरी कजन ग्वेंडलिन, ये फ्रिडकिन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और प्रोटेक्टर है। वो बहुत सालों से मिस्टिक आर्ट्स को स्टडी भी कर रही है। और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड केविन लेविन, ये एक ऑस्मोसियन है, एक तरह का म्यूटेंट समझ लो। और जब वर्ल्ड खतरे में नहीं होती तो मैं अपने खुद के रिक्रूट्स को टीच करता हूँ। तुम ऐसा कह सकते हो कि मेरी लाइफ ऑसम है, बट लाइफ उतनी भी ईजी नहीं थी। मैंने बहुत चीज़ों को फेस किया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ एंड कभी कभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाती हैं। ये मेरी कहानी है। चैप्टर 2 द लोनली घोस्ट। और अब हमें दिखता है डैनी का डायमेंशन। स्पेस से पर्पल कलर की मीटेओराइट जैसी चीज नीचे आ रही होती है। एक्चुअली वो विलाद होता है। विलाद कहता है मेरे खुद के लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, आई गेस दिस इज व्हाट आई डिजर्व। फिर विलाद सीलिंग से नीचे किसी रूम में आता है और कहता है मेरी पहली सांस इतने सालों में, इट्स यूफोरिक। एक्चुअली विलाद यहाँ पे कहना चाहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो वापस घर आ चुका है। और फिर हमें दिखता विलाद एक फोटो को उठाते हुए और कहता है जैक बेवकूफ। और फिर हमें दिखता फ्लैशबैक 25 साल पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं यंग विलाद और जैक को। एक्चुअली जैक डैनी के फादर हैं और दोनों किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं और तभी जैक गलती से घोस्ट पोर्टल खोल देता है और विलाद का डीएनए चेंज हो जाता है घोस्ट डीएनए से और फिर वो हमें हॉस्पिटलाइज दिखता है। और तभी हमें पीछे दिखता है इयॉन और कहता है डिप्रेसिंग इज़न्ट इट। और विलाद कहता है देखो अब मैं फाइट के काबिल नहीं रहा, तुम्हें यहाँ से जो ले जाना है ले जाओ, अब ये सब चीजें मेरी कोई काम की नहीं है। फिर इयॉन कहता है तब तो तुम मुझे खुद को मारने से बचा रहे हो। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे खुद को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मुझे कितनी बार करना पड़ेगा। विलाद कहता है तो क्या तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो? इयॉन कहता है ये कहते हुए मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दूंगा। और तभी इयॉन अपने हाथ को उसके सामने से ले जा रहा होता है और विलाद कहता है नो स्टॉप व्हाट आर यू। तभी हम देखते हैं कि इयॉन अपने टाइम रे की मदद से विलाद को जवान बना देता है। फिर विलाद बोलता है तुमने ये कैसे किया? इयॉन कहता है मैं ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो तुम्हारे सोच के भी परे है। मैं एक टाइम वॉकर हूँ, मैं किसी भी टाइम और रियलिटी में ट्रैवल कर सकता हूँ और तुम विलाद मास्टर्स मेरे परफेक्ट प्यादे हो। फिर विलाद कहता है तुम तो बहुत पावरफुल दिख रहे हो तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? मेरे मार काट के दिन अब खत्म हो चुके हैं
और अब इस पैथ पे मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। फिर इयॉन कहता है क्या तुम तब भी ना भूलोगे अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास फैंटम से बदला लेने का एक चांस है। फिर व्लाद कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी रिवेंज लेने में बिता दी और अब मैं होमलेस हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं अकेला हूँ। एंड फिर इयॉन स्नैप करता है और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक कैसल में। इयॉन व्लाद से कहता है कुछ नहीं होना इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं ये पूरा यूनिवर्स तुम्हें दे दूंगा। फिर व्लाद बोलता है तुम मुझे पूरा यूनिवर्स क्यों दोगे, तुम इससे क्या गेन करोगे। फिर इयॉन कहता है यही तो मेरा एजेंडा है, मैं एक सिंगल यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे एम्पायर बसाने के लिए दे सकता हूँ। मैं किसी और बड़ी चीज़ के पीछे पड़ा हूँ जो कि इससे भी बहुत बड़ी है। और अब सीन शिफ्ट होता है बेन के डायमेंशन में। रुक जैक से बात कर रहा होता है जो कि सैटरडेज का मेंबर है और वो कहता है थैंक यू जैक, अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब हम देखते हैं कि बेन वहां से आ रहा होता है और कहता है तुमने सैटरडेज को बुलाया। द सैटरडेज ब्लड लाइन के पास कुछ ओरिजिनल प्लमर्स के साथ कनेक्शंस होंगे। पहले तो वो बस सुपरनैचुरल बीइंग्स पे फोकस करते थे बट अब वो लोग एलियंस पे भी फोकस करते हैं। मैं देखता हूँ अगर उनके पास कोई घोस्ट फाइल्स हो तो। और ग्वेंडोलिन भी रिसर्च कर रही है क्रॉस डायमेंशनल स्पेल्स पे ताकि वो हमारी मदद कर सके। बेन बोलता है लेकिन किस लिए। डैनी कहता है ताकि हम लोग सारे घोस्ट एनर्जी को ट्रैप कर सके और हम लोग घोस्ट जोन को एक्सेस कर सके ताकि मैं अपने अर्थ पे वापस जा सकूं। फिर बेन कहता है वेट, क्या घोस्ट से भरा हुआ एक पूरा यूनिवर्स भी है। फिर डैनी कहता है हाँ एक तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है एक्सप्लेन करने में। घोस्ट जोन एक डायमेंशन है जो कि डायमेंशंस के बीच में एक डायमेंशन है। फिर डैनी स्मूदी पीता और कहता है याक ये कौन सा फ्लेवर है। फिर बेन कहता है अब ये मत बोलना कि तुम्हें स्मूदीज पसंद नहीं। हे तुम नलवॉर्ड में ही अच्छे थे, वैसे तुम कितने साल से हीरो बन रहे हो। डैनी कहता है एक्चुअली अब मैंने ये सब छोड़ दिया है और मैं ये सब नहीं करता, मैंने अपना पार्ट निभा दिया है और मैं अब ग्रो कर रहा हूँ इन सब चीजों से, प्लस अब मैं इन चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। बेन कहता है तुम क्या बात कर रहे हो डूड, हीरो बनना ऐसा चीज नहीं है कि तुम उसे लूज कर दो, तुम्हें बस वापस गेम में जाना है। रूक कहता है मैं मैजिस्टर टेनिसन से और घोस्ट के बारे में बात करता हूँ। मिस्टर फैंटम एक बार अगर हम लोग ने घोस्ट जोन खोल दिया तो शायद हम लोग आपको घर भेज सकते हैं। डैनी फिर अपने पास एक स्क्रोल निकालता है और कहता है मेरे पास ये है। और बेन कहता है क्या तुम सच में इसे हमेशा अपने साथ कैरी करते हो। फिर डैनी उस स्क्रोल को खोलता है और कुछ होलोग्राम जैसी चीज उसे बाहर आती है और डैनी कहता है घोस्ट जोन हमें गाइड करता है इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए। अगर मैं घोस्ट जोन में एंटर कर गया तो मैं दूसरे डायमेंशन से भी कनेक्ट हो जाऊंगा और ये मैप मुझे मेरे घर जाने में मदद करेगी। और रुक कहता है लेकिन अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग घोस्ट पोर्टल कैसे बनाए। फिर ब्लू केज कहता है लेकिन हम लोग कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। फिर रिवा कहता है नहीं हम लोग नहीं कर सकते। फिर डैनी कहता है ग्रेट और भी एलियंस। फिर वो कहता है मिस्टर फैंटम ये है ब्लू केज और ड्रीवा, ये दोनों गैल्वन रेस के हैं और इन्हें गैलेक्सी के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग्स में कंसीडर करा जाता है। फिर ब्लू केज कहता है वेल हम लोग घोस्ट पोर्टल पे काम करना शुरू कर देंगे, बस एक बार ग्वेंडोलिन वापस आ जाए। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से ल्यूला आता है जो कि एक्चुअली फास्टैग की स्पीशीज का एक प्लमर होता है और वो कहता है कमांडर टेनिसन एक रिपोर्ट है, कोई घुसपैठिया आ गया है। फिर बेन कहता है रिलैक्स ल्यूला, मैं ड्यूटी से ऑफ हूँ, वैसे क्या चल रहा है। फिर ल्यूला कहता है एक सिक्योरिटी थ्रेट आया था टेलीपोर्टर ए से प्लम्बर हेडक्वार्टर्स में। बेन कहता है वो तो ग्रैंडपा मैक्स की पुरानी दुकान है, क्या वहाँ के ड्रोन्स उसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। फिर ल्यूला कहता है डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं। फिर बेन पूछता है और ऑन ड्यूटी अटैक स्क्वाड। फिर ल्यूला कहता है मुझे लगा था ये कोई छोटा मोटा थ्रेट होगा लेकिन ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ही बड़ा निकला और मुझे कहा गया था डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करने के लिए। फिर बेन कहता है थैंक्स ल्यूला इन्फॉर्मेशन के लिए। डैनी चलो चेकआउट करते हैं इन्हें। डैनी कहता है क्या हम। फिर बेन कहता है ये तुम्हारा चांस है डूड, वापस घोस्ट बनने के लिए तैयार हो। ल्यूला कहता है मैं भी आ रहा हूँ। फिर बेन कहता है नहीं ल्यूला तुम यहीं पे रहो और सबका ध्यान रखो, अगर थ्रेट लेवल हाई है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम बेस को सिक्योर रखो, समझे। और फिर बेन और डैनी किसी टेलीपोर्टर के पास जा रहे होते हैं और बेन कहता है रिलैक्स हम लोग 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। और फिर वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं मैक्स प्लमिंग वाले प्लमर्स हेडक्वार्टर के पास और डैनी उसे देख के चौंक जाता है और तभी एक आवाज आती है हेलो डैनियल। और फिर हम लोग देखते हैं व्लाद को जो कि हवा में लेविटेट कर रहा होता है और कहता है 5 साल हो गए ना। आगे डैनी व्लाड को देखकर काफी हैरान होता है, कहता है कि तो इस डायमेंशन में अकेले आया था, व्लाड तुम कहां से आए। इस बात पर बेन काफी एक्साइटेड होता हुआ कहता है अच्छा तो इस वैम्पायर का नाम ब्लड है।
बेन को कहता है कि वैम्पायर नहीं बेन, ये एक घोस्ट है मेरी तरह। तभी ब्लैड डैनी को बिजली का एक जोरदार शॉक दे देता है। डैनी की मदद बेन कर पाता इससे पहले ही बेन को ब्लैड हवा में उठा के ले जाता है। आसमान में पकड़कर बेन के ऑमनिट्रिक्स को ब्लैड काफी दिलचस्पी से देखने लगता है और तभी बेन कहता है कि मुझे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये चीज क्या क्या कर सकती है पागल सन की। और तभी बेन से एक जोरदार लात मारकर वहां से भाग जाता है। बेन बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तभी बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स का यूज करके स्लिंगशॉट नाम के एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्लिंगशॉट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद पहले तो बेन खुद को बचाता है और फिर अपने स्लिंग पावर का यूज करके खुद को ब्लैड की तरफ बड़ी तेजी से शॉट करता है और ब्लैड की तरफ जाते हुए बेन ने अपने आप को फोर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फोर आर्म्स बड़ी तेजी से ब्लैड की तरफ बढ़ रहा होता है और वो ब्लैड को पंच मारने ही वाला होता है कि ब्लैड बड़ी आसानी से फोर आर्म के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। दूर खड़ा डैनी ये सब देख रहा होता है। डैनी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और ब्लैड पर हमला करने चल पड़ता है, लेकिन ब्लैड खुद को फोर्स फील्ड बना कर बचा लेता है। डैनी किसी तरह से फोर्स फील्ड को तोड़ देता है और नॉन स्टॉप ब्लैड पर हमला करता जाता है, लेकिन ब्लैड अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है। डैनी जब देखता है कि ब्लैड उसके पीछे है, फिर डैनी उससे एक सवाल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम जिंदा भी कैसे हो। लेकिन ब्लैड कहता है कि सवाल तो होते रहेंगे, पहले अपना हिसाब तो कर ले। तभी डैनी ब्लैड पर अपने फुल पावर से हमला करता है। इस हमले का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि एक बिल्डिंग आधी तबाह हो जाती है। फाइनली ब्लैड जमीन पर पड़ा था। जमीन पर पड़ा ब्लैड डैनी से कहता है कि कुछ नया था ये डैनी, ये कौन सी पावर है तुम्हारी? लगता है हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इतना कहकर ही डैनी पर घोंसली वेन से अटैक कर लेता है, लेकिन क्लैम्पिड वहां आ जाता है और डैनी को उस हमले से बचा लेता है। लेकिन डैनी उस हमले से इतना हैरान था जैसा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ब्लैड कहता है कि 5 साल तक अकेले रहने का मुझे कुछ तो फायदा हो रहा है। इतना कहकर ब्लैड फिर से घोंसली वेल का अटैक कर देता है, लेकिन डैनी खुद को फोर्स फील्ड जनरेट करके बचा लेता है। दूसरी तरफ क्लैम्पिड बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ खुद को चार्ज करता है और फिर उस चार्ज का यूज करके ब्लैड की तरफ एक बड़ा जंप लगाता है। क्लैम्पिड एक जोरदार नॉक ब्लैड को दे मारता है, जिससे ब्लैड उड़ता हुआ डैनी की तरफ जाने लगता है। डैनी भी अपनी पावर से ब्लैड को एक जोरदार पंच मारता है। क्लैम्पिड क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैड के पीछे आ जाता है। ब्लैड डैनी के हमलों को रोक रहा था और तभी वो देखता है कि क्रोमा स्टोन उसके पीछे आ गया है। तभी ब्लैड अपनी एनर्जी से क्रोमा स्टोन पर हमला करता है, जिससे क्रोमा स्टोन है वो वापस बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन बेहोशी की हालत में नीचे गिरने लगता है। डैनी बेन को गिरता हुआ देख किसी तरह ब्लैड को चकमा देकर उसे अपनी आइस पावर से फ्रीज कर देता है। बेन बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बेन जमीन को टच करता उससे पहले ही डैनी उसे बचा लेता है और इस पर बेन डैनी से कहता है कि अगर तुम थोड़ा और लेट करते तो मेरी तो सांसें निकल जाती। डैनी बेन को गिरने से बचा लेता है, लेकिन बेन जैसे ही खड़ा होता है वो उस एनर्जी के बारे में पता करने लग जाता है कि आखिर क्रोमा स्टोन ने उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया। तभी डैनी बताता है कि वो एक एक्टो एनर्जी थी और सभी घोस्ट की पावर उसी एनर्जी से आती है। इतने में ब्लैड अपनी बर्फ की कैद को तोड़कर डैनी पर हमला करने आ जाता है, लेकिन डैनी अपनी गैजेट की हेल्प से ब्लैड को रोकने लगता है। तभी बेन एक्सलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि मैं सिविलियंस को उस जगह से हटाने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो और तब तक ब्लैड को संभालो। ऐसा बोलकर बेन वहां से चला जाता है। ब्लैड अपनी पावर से उस गैजेट को तोड़ देता है और डैनी पर जोरदार हमला करता है, लेकिन डैनी उस हमले से बचते हुए भागने लगता है और ब्लैड भी उस पर हमला करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों आसमान में रॉकेट की तरह उड़ रहे होते हैं। तभी ब्लैड एक पावरफुल अटैक डैनी की तरफ करता है, डैनी बच जाए और वो अटैक सीधा जाकर एक बड़े टावर को लग जाता है, जिससे उस टावर के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिससे वो टावर का कटा हुआ हिस्सा मासूम लोगों पर गिरने वाला होता है। डैनी ब्लैड को दूर करके उस कटे हुए हिस्से यानी कि उस टावर को गिरने से रोकने के लिए वहां चला जाता है और अपनी आइस पावर्स की हेल्प से उस हिस्से को रोक देता है और सबको बचा लेता है। लेकिन डैनी अपनी बहुत ज्यादा पावर्स यूज कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो थक जाता है और बेहोश होने ही वाला होता है कि जिस बंदे की जान उसने बचाई होती है वो बंदा उससे कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, थैंक यू बेन डेंसन। और फिर कहता है कि बुरा ना मानिएगा तो क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे? डैनी कुछ कहता उससे पहले ही बेन के फैंस उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये एलियन तो कितना कूल है, ये कौन सा एलियन है, उसके बाल देखो, उसके बाल तो कितने चमक रहे हैं। डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बड़ा हैरान होता है कि बेन की इतनी फॉलोइंग कैसे है। तभी एक्सलरेट उसके सामने से गुजरता है और उससे कहता है कि डैनी क्या कर रहे हो, काम पर ध्यान दो। इस सब से डैनी निकलना ही था कि जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और डैनी को जमीन के अंदर खींच लेते हैं। डैनी खुद को संभालने लगता है और तभी बेन उससे कहता है कि अपने दुश्मन पर ध्यान दो, उसकी कमजोरी को जानो। ब्लैड डैनी के हमलों को आसानी से रोक रहा होता है। तभी बेन डैनी से कहता है कि ब्लैड का डिफेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है या स्ट्रॉन्ग है। तभी डैनी बेन से कहता है कि मैं उसका डिफेंस तोड़ देता हूँ। ऐसा बोलकर डैनी अपने गैजेट यानी कि वो बेल्ट जैसी जो वस्तु है उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। डैनी भाग रहा होता है और ब्लैड उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों जमीन से बाहर आ जाते हैं। जैसे डैनी का गैजेट एक स्वॉर्ड का फॉर्म लेता है और डैनी के हाथ में आता है,
वैसे ही ब्लैड पर वो एक जोरदार हमला बोल देता है, लेकिन ब्लैड हमले से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फोर्स फील्ड है उसने ब्लैड को फिर से बचा लिया होता है। तभी डैनी बड़ी तेजी से आता है और ब्लैड के फोर्स फील्ड को अपने वेपन से तोड़ देता है और सुपरसोनिक साउंड से अटैक करके ब्लैड को जमीन में धाराशायी कर देता है। ब्लैड फिर से अपनी फोर्स फील्ड से को डैमेज लगने से बचा लेता है, लेकिन तभी डैनी अपने वेपन से फोर्स फील्ड को काटते हुए ब्लैड को स्टैब कर देता है। लेकिन ब्लैड अभी भी हारा नहीं था और ना ही थका था और ना ही कमजोर हुआ था। वो सीधा जाकर डैनी के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। ब्लैड डैनी को पीटने लगता है और डैनी ऑलमोस्ट हार चुका था, क्योंकि डैनी की काफी पिटाई हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा एनर्जी लॉस्ट कर चुका था। डैनी ने ब्लैड के सामने घुटने टेक दिए थे। डैनी बेन से कहता है कि बेन तुम कहाँ हो, मैं इसे और नहीं रोक सकता। ब्लैड अपने फुल पावर से डैनी के सिर को क्रश करने जा ही रहा होता है कि अचानक से ब्लैड हवा में उड़ने लग जाता है। ब्लैड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम सब देखते हैं कि वहाँ ग्रेविटैक आ चुका होता है। ग्रेविटैक ब्लैड को अपनी ग्रेविटी पावर से जमीन में चिपका देता है और ब्लैड कुछ नहीं कर पा रहा होता। और फिर डैनी खड़ा होता है और ब्लैड से पूछने लगता है कि तुम यहाँ, और तभी हम देखते हैं कि जो टाइम है वो रुक जाता है। ब्लैड आजाद हो जाता है। ब्लैड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और तभी वो अपने सामने इयोन को देखता है। इयोन ब्लैड से कहता है समय के परे ग्रेविटी काम नहीं करती, तुम्हारा रियूनियन कैसा था? ब्लैड कहता है कि मेरा सूट पूरा कबाड़ हो चुका है। इयोन कहता है कि नया दे देंगे, अब चलो हमारे पास और भी काम है। इतना कहकर इयोन ब्लैड को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइम नॉर्मल होता है और बेन और डैनी दोनों काफी हैरान होते हैं क्योंकि ब्लैड वहाँ से गायब हो चुका होता है। डैनी कहता है कि बेन वो कहाँ चला गया, और इसी बात पे बेन वापस इंसान बनते हुए डैनी से कहता है कि तुम्हारा दोस्त फिजिक्स के नियम भी तोड़ सकता है, तो इसमें मैं क्या करूँ? दोनों सोचते हैं कि किसी थर्ड पार्टी ने ब्लैड की भागने में मदद की है, लेकिन सवाल था किसने? अभी हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सीन दिखाई देता है समर हेडक्वार्टर ओरियन साइनस डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे गर अपने मास्टर को रिपोर्ट कर रहा होता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और वो वापस आ रहा है। इतना कहकर गर के सामने पोर्टल ओपन होता है और फिर यही हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होता है। कहानी की शुरुआत होती है और इयोन कहता है कि मेरे नस्ल के लोगों को क्रोनियंस कहा जाता है। हम लोगों ने ब्रह्मांड के सभी नियमों को जान लिया था, इतना ज्यादा जान लिया था कि हम अपनी मर्जी से स्पेस टाइम को बदल सकते थे, उसको आकार दे सकते थे। हम अमर थे, हम अजय थे, हम ही ईश्वर थे। लेकिन ये समझ, ये ताकत हम जैसे नश्वर जीवों के लिए नहीं थी। जब भी जहाँ भी हम समय में वास्तविकता में सफर करते, हमारा शरीर, हमारी शक्ति हमें कमजोर करती। इस कमजोरी ने क्रोध को जन्म दिया और इस क्रोध ने कभी न खत्म होने वाली जंगों को शुरू कर दिया। इस ताकत ने हमें इतना लापरवाह बना दिया था कि हमारी नस्ल खत्म होने लगी, हम मरने लगे, हमारा ब्रह्मांड नष्ट हो रहा था और हमें जरूरत थी तो एक नए घर। इस दुनिया के असीमित ज्ञान से हमें द हैंड्स ऑफ आर्मागेडोन के बारे में पता चला। एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो एक साथ हर डायमेंशन में मौजूद था, जो हमें हमारे नए घर ले जा सकता था। लेकिन हम इतने कमजोर थे कि एक और कदम रियलिटी में हमारे वजूद को खत्म कर सकता था। मेरे लोगों ने अपनी बची कुछ शक्तियों से एक दरार क्रिएट किया और हम में से किसी एक को उस दरार में से जाना था ताकि एक नए घर को खोजा जाए और हमारी इस नस्ल को बचा लिया जाए। मेरे लोगों को एक नया निडर जवान शख्स की जरूरत थी। मुझे उन लोगों का मसीहा चुना गया और मेरा नाम इयोन है और ये मेरी कहानी है। स्टोरी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जिम के डायमेंशन में जिम का जो घर है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड लैब है, जहाँ पर हम डॉक्टर एनिमो को देखते हैं। डॉक्टर एनिमो किसी तरह की मशीन को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एनिमो अकेला नहीं होता, उसके साथ एक और टेक जीनियस होता है। इन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक चली रहती है कि तभी हम देखते हैं कि इयोन व्लैड के साथ वहाँ टेलीपोर्ट होता है। व्लैड इयोन से एनिमो और टेक्नस के बारे में पूछता है। व्लैड को चीजें समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए व्लैड इयोन से कहता है कि मैंने इसलिए तो तुम्हारा साथ नहीं दिया था, जिस पर इयोन कहता है कि तुमने मेरे पावर के लिए मेरा साथ देने का फैसला किया था। तभी जिम का वीडियो कॉल आता है और जिम उस अंडरग्राउंड लैब में टेलीपोर्ट हो जाता है। टेक्नस जिम से पूछता है कि वो क्या लाया है, जिस पर इयोन कहता है कि वो इंफॉर्मेशन लाया है। तो टेक्नस कहता है कि बस कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ नहीं, ना कोई स्पीच, ना किसी बात का एक्सप्लेनेशन। जिस पर डॉक्टर एनिमो कहता है कि हाँ, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि तुम हमारे पास आए थे और तुमने हमें पावर देने का वादा किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस समय तुम्हारा क्या फायदा है। मुझे महीना हो चुका है इस बेकार सी मशीन पर काम करते हुए, लेकिन मुझे ये तक नहीं पता कि ये मशीन आखिर करती क्या है। अगले पेज में हम देखते हैं कि इयोन कहता है कि
तुम्हें सच में नहीं पता? जिस पर टेक्नस भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम बताओगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? जिसके बाद इयोन कहता है कि वो उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो सब यहाँ किसी खास वजह से हैं, और अगर वो लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इसके बाद हम वापस इयोन की बैक स्टोरी पे आ जाते हैं। इयोन कहता है कि मैं मेरी दुनिया से बहुत दूर एक नए घर की तलाश में आया था, लेकिन क्योंकि मैं अभी भी एक क्रोनियन था इसीलिए हर एक कदम रियलिटी में मुझे कमजोर कर रहा था। मेरे पास मेरे लोगों की पावर्स भी नहीं थी। मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मल्टीवर्स में मेरे अनगिनत सफर के दौरान मैंने ओमनिट्रिक्स के बारे में जाना। ओमनिट्रिक्स एक ऐसा डिवाइस था जो अपने यूजर को लाखों करोड़ों एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। धरती का एक लड़का जो इस डिवाइस का धारक था, मैंने अनुमान लगाया कि ओमनिट्रिक्स शायद एक नए क्रोनियन को बना सकता है जो मुझे मेरे सफर से हटाकर मेरी जगह ले सकता है। मुझे उस डिवाइस की जरूरत थी, मुझे बेन टेनिसन की जरूरत थी। मुझे ये काम आसान लगा था लेकिन हर बार मैं नाकामयाब रहा। वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हर बार एक कदम मेरे लिए जानलेवा होता जा रहा था, लेकिन एक बार मैं सफल हुआ। आखिरकार मैंने उस लड़के को एक क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म किया, वो भी अपने डीएनए सैंपल से। मैंने एक बार फिर जन्म लिया उस लड़के के शरीर में, लेकिन ये तरीका हमेशा के लिए कारगर नहीं था। ये शरीर भी एक न एक दिन खत्म हो जाता। जब भी मेरा शरीर कमजोर पड़ जाता, मैं अपनी लिमिट्स पर आ जाता, मैं एक नए यूनिवर्स में चला जाता और एक नए बेन टेनिसन को पकड़ लेता। मैंने उन्हें पकड़कर कैद करना शुरू किया। ये मेरे लिए एक इंश्योरेंस की तरह थे ताकि जब भी मुझे इनकी जरूरत पड़े तो मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। कुछ को मैंने अपना गुलाम बना लिया तो कुछ को मैंने अपना एक्सपेरिमेंट। मेरा वजूद इस शरीर से इतना जुड़ने लगा था कि मानो मुझे लगने लगा था कि मैं ही बेन टेनिसन हूँ। लेकिन फिर मैंने इस इन्फिनिट साइकिल से छुटकारा पाने का सोचा। मुझे मेरे लोगों की महानता के परे जाकर वो करना था जो कोई नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम वापस से मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर एनिमो पूछता है कि ये सब तुम करोगे कैसे? जिस पर इयोन कहता है कि समय के साथ सब होगा, इसलिए हम सबको अपना काम करना होगा। हम लोग दोस्त नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। जिस पर टेक्नस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़कते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, तुमने मेरे फायदे की तो कोई बात ही नहीं की है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक भी पल इस घटिया लैब में बिताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि इयोन ने अपने पावर से टेक्नस को पकड़ लिया होता है और उसके गले के सामने एक एनर्जी ब्लेड रख दिया होता है। इयोन कहता है कि अपनी औकात में रहो टेक्नस, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। उसके बाद पेज चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि व्लाड इयोन से कहता है कि तुम इस तरह कब तक सब कुछ हैंडल कर सकते हो। जिस पर इयोन कहता है कि मैंने कहा है कि हम सब यहाँ किसी खास वजह से हैं। जिसके बाद इयोन अपने टीम के बारे में बताता है कि हमारे पास डॉक्टर एनिमो है जो कि एक बायोलॉजिकल अल्टरनेशन का एक्सपर्ट है, टेक्नस है जो कि टेलीपैथिक एबिलिटी रखता है और साथ ही स्पेक्ट्रल मैनिपुलेशन के बारे में भी जानता है, और अंत में हमारे पास है जिम जो कि हमें जरूरी टेक्नोलॉजी और ये बेस प्रोवाइड कर रहा है जहां से हम अपने सारे ऑपरेशंस को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि व्लाड इयोन से पूछता है कि मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ। इस पर इयोन कुछ नहीं कहता और टेक्नस को व्लाड का सूट रिपेयर करने को कहता है। जिसके बाद वो लोग लॉन्च करने वाले होते हैं। इस पर टेक्नस पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं, तो व्लाड मजाक में कहता है कि अब ये हमें ये भी नहीं बताएगा, लेकिन इयोन कहता है कि हम लोग डिवॉर्फ स्टार को चोरी करने जाने वाले हैं। जिसके बाद इयोन वहां से चला जाता है और टेक्नस व्लाड का सूट रिपेयर करने लगता है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि टेक्नस व्लाड के सूट के बारे में डिटेल्स इकट्ठा कर रहा होता है। फिर व्लाड का सूट रिपेयर कर दिया जाता है। टेक्नस पूछता है कि तुम्हें सूट कैसा लगा, जिस पर व्लाड कहता है कि मैंने सूट कर दा, ये सूट मुझे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। बेंटन के यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है और हमें ओरियन साइग्नल डिस्ट्रिक्ट प्लम्बर बेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि ओरियन स्क्वाड क्या है, तो ओरियन स्क्वाड बेंटन की प्लम्बर टीम है जिसे बेंट ट्रेन कर रहा है और उसी का नाम ओरियन स्क्वाड है, जिसके अंडर 5 मेंबर्स आते हैं। जिसकी पहली मेंबर है लूला जो कि एक सेट्रिकाया है, यानी कि फास्टर की स्पीशीज से बिलोंग करती है और ये इस टीम की कैप्टन भी है। सेकंड पर है क्राउन जो कि एक मलगोगियन है और टेराडिनो प्लेनेट से बिलोंग करता है। हाँ, ये यूमोसोर के ही प्लेनेट से बिलोंग करता है। इसके पास एबिलिटी है कि अब हैंड्स के साइज को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड पर है गोत्रो जो कि एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या कर सकता है। फोर्थ पर है ईव जो कि ग्रैश होपर के प्लेनेट से बिलोंग करती है। इसके पास हीलिंग की एबिलिटी है और ये मैना को भी कंट्रोल करना जानती है और बैरियर्स क्रिएट कर सकती है और मैना एनर्जी ब्लास्ट कर सकती है।
और लास्ट में है चर्प, जो कि ईव के ही प्लेनेट से बिलोंग करता है। चर्प कुछ ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात कर सकता है और इसलिए वो ईव से ही बात करता है। और क्योंकि यूनिवर्सल ट्रांसलेटर भी उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सकता तो चर्प सिर्फ ईव से ही बात करता है और किसी से नहीं करता। और चर्प की एबिलिटी है कि वो गन शूटिंग और दूसरी चीजें कर सकता है, यानी कि ह्यूमंस वाली चीजें ही कर सकता है। तो वापस आ जाते हैं स्टोरी पे। आपको ऑडियंस स्क्वाड के बारे में ध्यान में रखना है कि आप भूलिएगा मत इन्हें, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। तो हम वापस आ जाते हैं स्टोरी। तो हम देखते हैं कि ऑडियंस स्क्वाड आपस में बातचीत कर रही होती है। लूला कहती है कि हम सबको बेस में साथ रहना होगा क्योंकि बेन टेनिसन यहाँ पर नहीं है और इस हालात में अगर कोई बुरा आदमी या बुरा विलन हम पर अटैक कर देता है तो हम सब उसे एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। जिस पर ईव कहती है कि हमें कमांडर टेनिसन की बातों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छा होगा कि अगर हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। इस पर क्राउच कहता है हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो महान बेन टेनिसन के स्टूडेंट्स हैं और उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें उनके ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसे सुनकर लूला थोड़ी निराश हो जाती है तो क्राउच कहता है कि हमें लूला की भी बात सुननी चाहिए, आखिरकार वो हमारी कैप्टन है। जिसे सुनकर लूला थोड़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट पेज में लूला कहती है कि कमांडर टेनिसन हमेशा कहते हैं कि जब भी हम सब साथ होंगे तब हम सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, सुरक्षित होंगे और किसी को भी हरा सकते हैं। और क्या होगा अगर हमारी इस बेस पे एल्बिडो या फिर डॉक्टर लॉजिक अटैक कर दे। जिसे सुनकर ईव डरते हुए कहती है कि क्या होगा अगर वो विलगैक्स हो। जिस पर गोत्रो कहता है कि चिंता नॉट गाइस, विलगैक्स को सालों ने किसी ने नहीं देखे लाई रे। इसके तुरंत बाद ही बेस का अलार्म बजने लगता है, सबकी फटने लग जाती है। गोत्रो की तो मानो टाइट हो गई हो। हम देखते हैं कि ऑरियन स्क्वाड टेलीपोर्टर के सामने हाथों में गन लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि लूला देख लेती है कि ये और कोई नहीं बल्कि बेन टेनिसन और डैनी होते हैं। बेन डैनी को अपनी टीम से मिलवाता है और उनका इंट्रो देता है कि ये लूला है, ये चर्प है, ये ईव है, ये गोत्रो है और ये क्राउच है। इसके बाद क्राउच बेन से मिशन के बारे में पूछता है जिसके जवाब में बेन कहता है कि मिशन अच्छा था लेकिन खतरा टला नहीं है। तभी डैनी कहता है कि शायद ये लड़ाई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या डाइवर्जन था। जिस पर गोत्रो पूछता है कि किस लिए। तो डैनी कहता है कि मुझे नहीं पता। बेन लूला से सिक्योरिटी के बारे में पूछता है लेकिन लूला को कोई गड़बड़ नहीं लगती। तो बेन वायरस के बारे में पूछता है लेकिन लूला को उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन ओमनिट्रिक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और फाइल्स को चेक करता है। बेन को पता लगता है कि कंप्यूटर्स को हैक किया गया था और कौन सी फाइल्स गायब हैं इस बात का पता उसे भी नहीं है। तभी बेन गोत्रो से पूछता है कि डिजिटल सिक्योरिटी का काम गोत्रो का था तो वो कर क्या रहा था जब हम लोग हैक हो रहे थे। इस पर गोत्रो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये सब लूला का आइडिया था, उसी ने कहा था कि हम सबको साथ में रहना चाहिए इन केस अगर कोई अटैक हो जाता है। जिसके बाद बेन लूला से उसकी गलती के बारे में पूछता है। लूला जवाब देती है कि बेन टेनिसन ही कहते हैं कि अगर हम सब साथ होंगे तो हम सब पावरफुल होंगे और हमें कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन बेन लूला से कहता है कि तुम्हें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए था। लूला कुछ कहने लगती है लेकिन बेन उसे सुनाकर चला जाता है और डैनी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लूला काफी निराश हो जाती है। कुछ देर बाद बेन टेनिसन मेन लॉबी में रुक से मिलता है और रुक बेन का आइकॉनिक एलियन फोर्स वाला जैकेट देता है। जिस पर डैनी पूछता है कि अब ये जैकेट किस लिए। नेक्स्ट पेज में जैकेट को पहनते हुए बेन टेनिसन जवाब देता है कि मेरे फैंस की डिमांड है और मेरे दोस्तों के लिए भी है और तो और ये जैकेट एक नॉस्टैल्जिया है मेरे दोस्त, तुम नहीं समझोगे। बेन बताता है कि जब मैंने ये जैकेट पहनी थी तो मैं 15 साल का था और मैंने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था। अरे देखो मेरी टीम आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं हमारी प्यारी क्वेंडेलिन और केविन और जेड को जो मेन लॉबी में आए होते हैं। ग्वेन बेन के गले लगती है और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। हम देखते हैं कि बेन ग्रैंडपा के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन ग्वेन कहती है कि वो नहीं आए, उन्हें कुछ काम था। जिस पर बेन कहता है कि यार ये तीसरी बार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में ग्वेन बेन से कहती है कि ग्रैंडपा एक मैजिस्ट्रेट है ना कि कोई प्लम्बर और इसीलिए उनके पास काफी सारे काम होते हैं करने के लिए। इसके बाद बेन डैनी को केविन और ग्वेन से मिलवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन और केविन ब्लैड के साथ बेन और डैनी की फाइट के फुटेजेस देख रहे होते हैं जो ओमनिट्रिक्स ने कैप्चर की थी और उन्हें उस फुटेजेस में एक टेम्पोरल रिफ्ट दिखाई देती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये टेम्पोरल रिफ्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पर्सन टाइम में ट्रैवल करता है तो जब भी वो किसी रियलिटी से ट्रैवल करता है तो उस रियलिटी में एक दरार आ जाती है जिससे हमें पता लगता है कि वो बंदा उस रियलिटी से गया हुआ है, यानी कि उस दरार में से गया है। वो दरार इस चीज का प्रूफ है कि उस जगह पर टाइम ट्रैवल हुआ है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ गया। तो उन्हें टेम्पोरल रिफ्ट दिखाई देती है जिसे सुनकर बेन ब्लैड को एक चीटर बोलता है। इसके बाद बेन ग्वेन से
ब्लैड को ट्रैक करने के लिए पूछता है, लेकिन ग्वेन कहती है कि ऐसा किया जा सकता है और इस पर ग्वेन एक थ्योरी बताती है। ग्वेन कहती है कि हर बार जब भी कोई समय में सफर करता है तो रियलिटी में एक दरार बन जाती है, लेकिन अगर समय एक सीधी रेखा में बंट जाए तो हम इन दरारों को देख सकते हैं और इन दरारों की हेल्प से एक मैप को बना सकते हैं, जिससे हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कहां और कब कौन सी दरार रियलिटी में आई होगी। उसके बाद केविन कहता है कि हम लोग निशानों का पीछा करेंगे जो हमें सीधा ब्लैड के पास ले जाएंगी। जिसके बाद जो केविन और ग्वेन है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक मशीन बनानी होगी रिफ्ट से उन्हें ट्रैवल करने में हेल्प करे, जिसके लिए उन्हें नलवुड प्रोजेक्टर और कुछ मैजिक रूइंस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद रूक स्पेसशिप को तैयार करने लग जाता है और डैनी ग्वेन को ब्लैड के गायब होने वाली जगह के बारे में बता रहा होता है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन और ग्वेन रुक के साथ मिलकर शिप में सामान लोड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कूपर बेन को रिपोर्ट करता है कि शिप बिल्कुल ही ठीक है, स्टेबल है और आप लोग अच्छे से सफर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि ईव वहाँ आ जाती है। ईव बेन से कूपर के बारे में पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तब बेन अपनी ओरियन टीम को वहाँ पे बुलाता है और कहता है कि उसके एब्सेंस में कूपर यहाँ का एक्टिंग कमांडर होगा, लेकिन बेन की ओरियन स्क्वाड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और लूला सबसे ज्यादा नाराज होती है और वो बेन से कहती है कि आप हमारे लिए एक बेबी सीटर लाए हैं। लेकिन बेन अचानक से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है और मैं कोई खतरा नहीं उठा सकता। हमारे दुश्मनों ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। इसके बाद लूला और बेन के बीच बहस हो जाती है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन लूला के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो नहीं है। अगर वो होती तो ये नहीं हुआ होता। बेन को चिल्लाते हुए देख सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लूला को काफी ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा महसूस होती है और वो दुखी हो जाती है। लेकिन अगले ही पेज में हम देखते हैं कि लूला बहुत गुस्सा होती है और बेन को कहती है कि तुम्हें हमारे बारे में क्या ही पता है, तुम तो महान बेन टेनिसन हो। अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगी तो तुम किसी नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग अपनी कमियों के साथ इस शरीर में फंसे हुए हैं जिन्हें हम सरपास नहीं कर सकते। बेन लूला को देख हैरान हो जाता है और फिर लूला सबको इग्नोर करते हुए अपने पोस्ट में चली जाती है। ग्राउंड ये सब देखकर काफी ज्यादा निराश महसूस करता है। अगले पेज में हम देखते हैं कि रूक सबको लॉन्चिंग के लिए तैयार होने को बोलता है, लेकिन डैनी बेन को लूला से बात करने के लिए कहता है, लेकिन बेन मना कर देता है। नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि बेन एंड कंपनी बेलवुड जा रहे हैं। लूला उन्हें जाते हुए कंप्यूटर स्क्रीन में देख रही होती है। अगले पेज में हम देखते हैं कि शिप में ग्वेन बेन को लूला के बारे में समझा रही होती है कि अकेले लूला की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें पूरी टीम की भी गलती है। लेकिन बेन ये कहकर ग्वेन की बात को टाल देता है कि लूला हरदम खुद को प्रूव करने की कोशिश करती है और इसके लिए वो काफी सारी गलतियां करती है, लेकिन उसे खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेन की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां से ब्लैड गायब हो गया था। हम देखते हैं कि केविन ने नलवुड प्रोजेक्टर के साथ मैजिक रूइंस को कनेक्ट किया था और इसी डिवाइस से केविन एक पोर्टल बनाता है और फिर बेन की शिप उसके अंदर चली जाती है, दरारों से गुजर रही होती है और फाइनली बेन की टीम जिम के डायमेंशन में पहुंच जाती है। रुक बताता है कि जो दरारें थी वो खत्म हो गई हैं और सबसे नई दरार जो बनी है वो यही है। जिसके बाद ग्वेन कुछ ऐसा देख लेती है जो उसके होश उड़ा देता है। और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि ग्वेन ने देखा था कि एक स्पेसशिप डिवॉर्फ स्टार की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। आम भाषा में कहूँ तो डिवॉर्फ स्टार की पावर्स को चोरी किया जा रहा था। केविन कहता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई टेक्नोलॉजी डिवॉर्फ स्टार की पावर को हार्नेस कर सकती है। और फिर बेन डैनी से कहता है कि राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। डैनी बेन को बताता है कि वो ब्लैड को सेंस कर सकता है, वो उसी शिप में है। जिसके बाद केविन और रुक को शिप में ही रुक कर मदद करने के लिए कहा जाता है और बेन, ग्वेन और डैनी बाहर जाकर फाइट करने वाले होते हैं। इसके बाद सब रेडी हो जाते हैं और बेन एक नए एलियन को सेलेक्ट करता है और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि बेन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दरवाजे खुलने लग जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन, ग्वेन और डैनी शिप से छलांग लगा देते हैं सीधा आउटर स्पेस में और अपने दुश्मनों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें जिम का डायमेंशन दिखाया जाता है जहां पर केशावन प्लेनेट के रेगिस्तान में 2 अनजान शख्स घूम रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो वो लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और वो चीज उन्हें मिल जाती है। हम देखते हैं कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि इयॉन और डॉक्टर एनिमो होते हैं। इयॉन एक एनर्जी ब्लास्ट जमीन पर करता है और उसके बाद एनिमो उससे पूछता है क्या हम इस चीज को ले जाने के लिए इसे छोटा कर दें, तो उस पर इयॉन उसे मना कर देता है। उस जमीन में एक गहरा गड्ढा हो जाता है और उसके सेंटर में एक डिवाइस ग्लो कर रही होती है। तभी इयॉन को जिम का कॉल आता है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेन टेनिसन की टीम और ब्लैड की टीम आपस में घमासान फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हमें जिम को दिखाया जाता है जो कहता है कि डिवास स्टार आधा ही अब्जॉर्ब हो चुका है और जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम सब जीत जाएंगे।
खैर ये हंसी बहुत ही बेकार थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन टेनिसन एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है जो अपने हाथों में बने होल्स में से कटर ब्लेड्स को निकालता है और उसे काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से अपने दुश्मनों पर अटैक्स करता है। एलियन का नाम अल्ट्रावायलेट होता है जो व्लाड से लड़ रहा होता है। व्लाड अल्ट्रावायलेट के हमले को डॉज कर लेता है और सेल्फ डिप्लीकेट करके अल्ट्रावायलेट पे डायरेक्ट अटैक कर देता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट भी उस अटैक को डॉज करते हुए व्लाड के पीछे आ जाता है। अल्ट्रावायलेट अपने नुकीले हाथों को व्लाड के आर पार कर देता है और ये सीन सच में काफी ब्रूटल था, लेकिन ये व्लाड एक डुप्लीकेट होता है और असली व्लाड कहीं और होता है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट दूसरे व्लाड को भी पकड़ लेता है और उसके मुंह पे अपने ब्लेड कटर्स को शूट कर देता है, लेकिन वो वाला व्लाड भी एक डुप्लीकेट होता है। अल्ट्रावायलेट कुछ समझ पाता उससे पहले ही व्लाड अल्ट्रावायलेट के पीछे आकर उस पे एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। बचने के लिए अल्ट्रावायलेट भी अपने हाथों से ब्लेड निकाल लेता है। अल्ट्रावायलेट अटैक से बचने लगता है, लेकिन व्लाड अटैक्स को और पावरफुल कर देता है। दूसरी तरफ डैनी और ग्वेन टेक्नस का पीछा कर रहे होते हैं। टेक्नस काफी सारे रॉकेट्स को शूट करता है, लेकिन डैनी खुद को इंटेंजिबल होकर बचा लेता है। ग्वेन एक स्पेल कास्ट करती है। ग्वेन के स्पेल को कास्ट करने के बाद उस स्पेल में से एक डीमन बाहर आता है जो सारे रॉकेट्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन टेक्नस से लड़ने लगती है और डैनी केविन को मशीन बंद करने के लिए कहता है, जिस पर केविन डैनी से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे शिप के ठीक बाहर लड़ने के बजाय कहीं और जाकर लड़ोगे तो मेरे लिए मशीन को बंद करना ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन और टेक्नस के बीच में फाइट काफी ज्यादा भयंकर हो रही होती है और ग्वेन जीत रही होती है, लेकिन तभी टेक्नस शिप को अपने कंट्रोल में कर लेता है। टेक्नस ने शिप से सारे मेटल निकालकर एक सूट बना लिया होता है बिल्कुल आयरन मैन के जैसा और ग्वेन के डीमन को पेल रहा होता है। डैनी रुक और केविन से उनके ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में पूछता है, जिस पर केविन बताता है कि उनके पास 23 मिनट तक का ऑक्सीजन सप्लाई है, लेकिन अगर जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो हम फंस जाएंगे। डैनी कुछ करने का प्लान करता है और टेक्नस के ऊपर अपनी सोनिक एको से अटैक करता है। डैनी अटैक के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और केविन ये देखकर उससे तबीयत के बारे में पूछता है, तो डैनी बताता है कि उसने काफी सारी एनर्जी यूज कर ली है इसलिए वो काफी थक गया है। लेकिन बेन कहाँ है? सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं व्लाड और अल्ट्रावायलेट के बीच घमासान फाइट चली होती है। व्लाड अल्ट्रावायलेट के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर अपने डुप्लीकेट बनाकर अल्ट्रावायलेट पे एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। अल्ट्रावायलेट अपने ब्लेड शील्ड से व्लाड के एनर्जी ब्लास्ट को रोकता है, लेकिन दूसरा डुप्लीकेट व्लाड आकर अल्ट्रावायलेट को हिट कर देता है, जिससे अल्ट्रावायलेट पीछे हट जाता है। अल्ट्रावायलेट एक नए अटैक के लिए तैयार होने लगता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट एक नया पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम होता है कॉस्मिक ड्रिल, जो सीधा व्लाड को हिट कर देता है और व्लाड सीधा जाकर एक एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है। के बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट उस एस्ट्रॉइड के पास जाकर देखता है, तो वहाँ पर व्लाड वापस उठ खड़ा होता है। अल्ट्रावायलेट कहता है कि एक खरोच तक नहीं आई, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? जिस पर व्लाड अल्ट्रावायलेट से कहता है, तुम भी पावरफुल हो उन सारी शक्तियों के साथ जो तुम्हारे पास हैं। अल्ट्रावायलेट कहता है कि तुम पावरफुल होगे, लेकिन तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं आखिर क्या क्या बन सकता हूँ। जिस पर व्लाड कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम जानते हो यही तुम्हारी कमजोरी है लड़के। व्लाड होता है कि तुम्हारे पास ईश्वर के समान शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी तुम ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में बदलते रहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ईश्वर बन सकते हो? अल्ट्रावायलेट ओमनिट्रिक्स में क्लिक करता है और गोस्ट्रिक में ट्रांसफॉर्म होकर व्लाड को दबोच लेता है। गोस्ट्रिक व्लाड से कहता है कि तुम ऐसा क्या जानते हो जो मैं नहीं जानता और किसके साथ काम कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और व्लाड गोस्ट्रिक से कहता है कि तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते जो होने वाला है। काश इस सब का क्रेडिट मुझे मिलता, पर मैं वो नहीं हूँ जो इस सबके हकदार है। जिसके तुरंत बाद बेन समझ जाता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन व्लाड गोस्ट्रिक के पकड़ से गायब हो जाता है। रुक को विश्वास नहीं होता कि डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई भला डिवॉर्फ स्टार को चोरी कर सकता है। बेन डैनी को व्लाड को ढूंढकर रोके रखने के लिए कहता है और जब डैनी बेन से बात कर रहा होता है तभी व्लाड आकर डैनी के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। बेन ग्वेन को मदद के लिए बुलाता है, तो ग्वेन टेक्नस को मैना की जंजीरों में जकड़कर बेन के पास चली जाती है। बेन केविन के पास शिप में आया होता है और थोड़ी देर में ग्वेन भी वहां आ जाती है, जिसके बाद बेन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर शिप को अपग्रेड कर देता है। ग्वेन शिप के ऊपर बैठी होती है और व्लाड एंड डैनी के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनी और व्लाड की लड़ाई बड़ी इंटेंस हो रही होती है। इसी बीच अपग्रेडेड शिप डिवॉर्फ स्टार के पास जाते हैं ताकि जिम को डिवॉर्फ स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करने से रोका जाए, लेकिन जिम की शिप बेन और ग्वेन को ऐसा करने नहीं दे रही होती, जिससे बेन गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन तुरंत ही लोड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी मैग्नेटिक पावर से जिम के शिप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिम के शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद जिम आउटर स्पेस में सबके सामने
आ जाता है। जिम तुरंत ही इयोन को कॉल करता है पहले कि जिम इयोन से कुछ कह पाता, ग्वेन जिम को अपनी मैना पावर से पकड़ लेती है। हम देखते हैं कि जिम के शिप के डिस्ट्रॉय होने के बाद डिवॉल्व स्टार अचानक से एक ब्लैक होल में बदलने लग जाता है। ग्वेन स्पेल कास्ट करके एक मैना ड्रैगन को समन करती है। केविन और रुक को शिप के साथ ब्लैक होल से दूर भेज देती है और तभी डैनी वहां आता है और जो हो रहा होता है उसे देखकर ग्वेन से कहता है कि प्लीज कह दो कि ये भी प्लान का हिस्सा है। अगले पेज में हम देखते हैं कि केविन बताता है कि जिम की शिप और डिवॉल्व स्टार के बीच एक कनेक्शन बना था, लेकिन अचानक से कनेक्शन टूटने की वजह से स्टार स्टेबल नहीं रहा और अनस्टेबल हो गया। तब रुक बताता है कि शिप को डिस्ट्रॉय करने से एक मैटर इन्फ्लक्स क्रिएट हो गया है। तब ग्वेन कहती है कि सीधे सीधे कह दो ना कि एक ब्लैक होल बन गया है। तब रुक कहता है कि यूनिवर्स के इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और प्लैनेट्स हैं, और अगर ये ब्लैक होल को रोका नहीं गया तो आसपास का एरिया खत्म हो जाएगा। तब बेन पूछता है कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। तब केविन बताता है कि रेडिएशन, तुम्हें इक्वल अमाउंट में रेडिएशन क्रिएट करना होगा ताकि सारा एंटी मैटर इवेपोरेट हो जाए और जो रिफ्ट है वो भी बंद हो जाए। लोस्टार कहता है कि ये तो खतरे की बात है। तब केविन कहता है कि मुझे अभी मरना नहीं है और मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। टेनिसन लोस्टार जवाब देता है कि ठीक है, इट्स हीरो टाइम। बेन लोस्टार से एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी ब्लैक होल में रेडिएशन डालने लगता है और बाकी सब ब्लैक होल से दूर जाने लगते हैं। डैनी ब्लैड से कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा, जिस पर ब्लैड कहता है कि अच्छा बच्चे मिलकर। उसके बाद हम देखते हैं डैनी के सामने ही ब्लैड और टेक्नस पोर्टल का यूज करके भाग जाते हैं और डैनी कुछ नहीं कर पाता। एनर्जी लगातार ब्लैक होल के सेंटर में रेडिएशन डाल रहा होता है। एनर्जी के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से इयोन बाहर आता है, जिसे देखकर बेन हैरान हो जाता है। इयोन अपने मशीन का एक पार्ट लेता है और वहां से निकल जाता है। बेन अपनी टीम से कहता है ये प्लान वर्क नहीं कर रहा, क्या मैं एटॉमिक्स या ग्रेविटैक में बदल जाऊं? लेकिन ग्वेन मना कर देती है। तो रुक बताता है कि एनर्जी की स्पीशीज एक साथ बहुत सारा रेडिएशन एमिट कर सकते हैं अगर उनके पास थोड़ा और रेडिएशन हो। तब डैनी समझ जाता है बूस्ट करना पड़ेगा, इसलिए डैनी एनर्जी की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि डैनी एनर्जी से कहता है कि क्या तुम मेरी एक्टो एनर्जी को रेडिएशन में बदल सकते हो? जिसके बाद डैनी अपनी एक्टो एनर्जी से एनर्जी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एनर्जी की रेडिएशन लेवल कई गुना बढ़ जाती है और इतना सारा रेडिएशन मिलकर ब्लैक होल को कोलैप्स करने लगता है और ऑम्निट्रिक्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिटिकल वाली वार्निंग आने लग जाती है। एनर्जी को बेहद दर्द हो रहा होता है और उसकी चीखें ग्वेन तक सुन रही होती है। ग्वेन देखती है कि ब्लैक होल कोलैप्स हो चुका है और ग्वेन बेन को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बेन और डैनी की हालत बेहद खराब हो जाती है। बेन वापस एनर्जी से बेन बन जाता है और बेहोश हो जाता है। डैनी और बेन आउटर स्पेस में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। ब्लैक होल नष्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ केशावन रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर एनिमो और जिम 2 एक डिवाइस पर काम कर रहे होते हैं। तभी वहां इयोन, ब्लैड और टेक्नस टेलीपोर्ट होते हैं। जिम 2 को समझ आ जाता है कि जिम 1 पकड़ा गया। तो गाइस जो जिम है उसके 2 वर्जन हैं। जो वर्जन 1 है ग्वेन ने उसे पकड़ लिया है और यहाँ पर जो है वो जिम 2 है। इसके बाद डॉक्टर एनिमो डिवॉल्व स्टार के सैंपल के बारे में पूछता है तो इयोन बताता है कि उसके पास इतना तो है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस पर टेक्नस कहता है कि थोड़े से क्या होगा, हमें दोबारा जाकर और लेकर आना चाहिए। इसके बाद हमें इयोन का एक डरावना लुक देखने को मिलता है, जो कहता है कि मैं अपनी एबिलिटीज का बेहद इस्तेमाल कर चुका हूँ और इसके आगे अगर मैंने टाइम में जरा सा भी ट्रैवल किया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये मेरा अंतिम शरीर होगा और यही वो शरीर होगा जो लोगों की किस्मत को बदल के रख देगा। सो गाइस आपको चैप्टर 6 कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर 6 अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। एंड गाइस अगर आपको 5th लेटर की पूरी कॉमिक बुक एक्सप्लेन चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने इसके पहले पार्ट्स को सपोर्ट किया था। इसके पहले पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलिएगा।